हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग एसी सर्किट में पढ़ रहे हैं। तो एसी सर्किट में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग इसमें देखते हैं स्पेशली कि हम लोग का एसी क्या होता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वह रखता है। तो एसी करंट हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, बाई डायरेक्शनल होता है। दो डायरेक्शन है, ऊपर भी और नीचे भी। तो बाई डायरेक्शनल होता है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये मेरा निगेटिव साइकिल हो गया। यहाँ पर मैं टाइम को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं वोल्टेज भी ले सकता हूँ टी के साथ, या फिर करंट भी ले सकता हूँ, या फिर मैं पावर भी यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकता हूँ, वोल्टेज करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकता हूँ, या फिर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ भी मैं यहाँ पर तैयार कर सकता हूँ। अब ये जो पार्ट हुआ ये हमारा क्या है, मैक्सिमम पार्ट है इस साइकिल का, और इस साइकिल का ये जो है हमारा मैक्सिमम पार्ट है। तो ये दोनों ही मैक्सिमम पार्ट है, लेकिन अंतर क्या है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन में है और यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने यहाँ लिख दिया है निगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा ये क्या हो गया, अगर हम वोल्टेज वर्सेस टाइम की बात करें तो हमारा यह क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। उसी तरीके से हम कह सकते हैं मैक्सिमम करंट भी हो सकता है, मैक्सिमम पावर भी हो सकता है। फिर उसी तरीके से हम यहाँ वाला पॉइंट को नापें तो ये भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने कर दिया -Vm। इस वैल्यू को हम लोग, ये जो ऊपर वाला मैक्स वैल्यू है Vm, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पीक वैल्यू भी कहते हैं, और इसी को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ओके, पीक वैल्यू कहूँ या एम्पलीट्यूड कहूँ, दोनों चीज़ें हमारी क्या होंगी, यहाँ पर बराबर होंगी। अब देखेंगे, ये एक हाफ साइकिल है, ये एक हाफ साइकिल है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एक फुल साइकिल बन जाएगा। तो यानी कि दो हाफ साइकिल को मिलाकर हमारा क्या हो रहा है, एक हाफ साइकिल तैयार हो जा रहा है। ओके, तो मैं कुछ डेफिनेशंस भी लिखते हुए चलता हूं। तो मैं साइकिल का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं। साइकिल किसको हम कहेंगे, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन बाई टाइम वेरिंग सिग्नल। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे कि पूरा एक रिवोल्यूशन किसी वक्त के साथ बदलने वाले सिग्नल जो कंप्लीट कर रहा है, उसको पूरा एक चक्कर जो कंप्लीट कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक साइकिल हम कह रहे हैं। जब साइकिल की बात आ गई है तो हम यहीं पर फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको हम कहेंगे, नंबर ऑफ साइकिल completed in per सेकेंड। तो जितना नंबर ऑफ साइकिल इस तरह का कंप्लीट साइकिल एक सेकंड में वह कंप्लीट करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, F = 1/T। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। HZ में लिखूंगा हर्ट्ज। इसको पढ़ेंगे कैसे, HERTZ, हर्ट्ज। ओके,
ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं पीरियोडिक टाइम हम किसको कहेंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने यहाँ पर बात कर लिया है तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टाइम हम किसको कहेंगे। तो ऐसा मैं कुछ इधर लिख देता हूँ। तो पीरियोडिक टाइम में लिखता हूँ, ये किसको हम कहेंगे, इट इज द टाइम taken to complete one cycle। ओके, तो पूरा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना यह वेवफॉर्म टाइम लगाया उसी को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक टाइम कहेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा कैसे, F इज इक्वल टू 1/T लिखा है। तो मैं यहाँ पर पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला इसी अनुसार से लिख सकता हूँ, T इज इक्वल टू 1/F। हम जब भी यहाँ पर बात करेंगे टाइम तो हमेशा सेकंड में ही बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं इन डिफिनेशंस को मिटा देता हूं कि मैं कुछ और भी वैल्यू लिख पाऊं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वाले पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे वह देख लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड कहें या फिर पीक वैल्यू कहें, ये हमारे लिए सेम बात होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में हो, दोनों की ही बात हम कर रहे हैं, ऑफ टाइम वेरिंग सिग्नल। इसी को हम क्या कहेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। जो यहाँ का वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और एम्पलीट्यूड यहाँ का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हम किसको कहेंगे। मैं ये एम्पलीट्यूड वाले पार्ट को मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी हम किसको कहेंगे। तो देखेंगे कि हमारा ये साइकिल और ये साइकिल कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है, पूरा एक साइकिल हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको हम डिवाइड कर दें बीचों बीच इस तरीके से, तो यह 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री पर आया होगा, यहाँ पर 180 डिग्री पर आया होगा, और यहाँ पर 270 डिग्री हो गया होगा, और यहाँ पर क्या हो गया होगा, 360 डिग्री हो गया होगा। तो देख रहे हैं आप, इसको हम क्या कर दिए हैं, हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं
कि जब यहाँ से यहीं पर है तो वह 0 डिग्री हो गया, जब यहाँ पर पहुँचा तो 90 हो गया, जब यहाँ पर पहुँचा तो 180 हो गया, जब यहाँ पर पहुँचा तो 270 हो गया, और जब फिर घूम कर ये यहाँ पर चला आया तो हमारा क्या हो गया, 360 हो गया। तो हम कुछ इस तरीके से रोटेशन ले रहे हैं। ओके, इस रोटेशन करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो एक ही बार में कर गया होगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पर वह यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, और फिर यहाँ पहुँचा होगा। तो इसके लिए उसको टाइम लगा होगा। तो टाइम लगा, टाइम के अनुसार उसने क्या किया, एंगल अपना चेंज करते गया। तो इसी अनुसार यह क्या हो गया, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो विस्थापन हुआ वह क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वह जिस टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement of the particle at a given period of time is called angular velocity। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया कि जितना अमाउंट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल कर रहा है किसी दिए हुए पर्टिकुलर टाइम में, तो वही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम ओमेगा साइन से डिनोट करें और इसने कोई डी थीटा चेंजेस लाया है और डी थीटा चेंजेस लाने में इसको डी टी टाइम लगा है, तो हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो है वह लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा क्या है हमारा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डी टी क्या है हमारा, चेंज इन टाइम है। ओके, क्लियर है। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपने देख लिया। अब हम लोग आगे कुछ और टॉपिक देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर फ्रेश से लिखता हूँ नए बातों को। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा जो एसी करंट है वह कुछ इस प्रकार से है। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हम तो नहीं कह सकते हैं कि यह जो करंट है वह 5 एम्पेयर का करंट है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि 5 एम्पेयर का करंट हम कहेंगे उसका मतलब क्या होगा कि 5 एम्पेयर किसी भी टाइम पर अगर हम देखें तो वह क्या होना चाहिए, 5 एम्पेयर ही होना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहा है, हर एक पर्टिकुलर टाइम पर अपना वैल्यू को वह क्या कर ले रहा है, एसी करंट जो है वह चेंज कर ले रहा है। अगर डीसी करंट होता तो वह फिक्स होता, तो हम सीधा सीधी कह देते कि करंट का वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पर 5 एम्पेयर होगा। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम है। तो
तो यहाँ पर हमको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला के अनुसार इसको लिखना पड़ेगा कि अगर हम करंट लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आई टी, आई क्या है, टी पर डिपेंडेंट है, आई का मैक्सिमम जो यह वैल्यू हुआ आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसी तरीके से हम वोल्टेज का भी लिख सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसी तरह से पावर का भी लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ओमेगा टी हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, और थीटा हमारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है और किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा किस तरह का वैल्यू जो है वह निकल कर आएगा। किसी भी टाइम पर हम इस फॉर्मूला को अगर रख दें तो इस फॉर्मूला से हम मालूम कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर करंट का वैल्यू क्या है, या फिर वोल्टेज का वैल्यू क्या है, या फिर पावर का वैल्यू क्या होगा। तो अब तो यह बात क्लियर हो गया कि यह करंट जो है, यह करंट कैसा है, कंटिन्यूअस चेंज होने वाला करंट है। पीरियोडिकली क्या कर रहा है, अपने वैल्यू को यह चेंज कर रहा है। तो इसका अब हम एक एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहेंगे। कोई भी चीज़, मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ, वह यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, फिर कुछ दूर जाने के बाद इसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, 4 मीटर प्रति सेकंड कर लिया, फिर कुछ दूर जाने के बाद इसने अपना और स्पीड घटा लिया, 3 मीटर प्रति सेकंड कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ के दूरी का और तय किए गए टाइम के अनुसार हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से 5 + 4 + 3/3 कर देंगे तो हम लोगों को एक एवरेज वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो इसी तरीके से यह भी क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग है, तो इसका भी हम क्या करना चाहते हैं, एक एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो हमारा एसी करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा वह क्या होगा, देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट देखते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट देखने के बाद हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। ओके, तो हमारा क्या हो गया है, हमारा ग्राफ जो है वो कुछ एसी करंट का इस प्रकार से है। हम इसका क्या चाहते हैं, एक मध्य का वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, एक मध्य का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसके बारे में यहाँ पर पता करना चाहते हैं। तो हमारा इस तरह का ग्राफ है एसी करंट का। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू किसी भी चीज़ का निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि x फंक्शन का अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t x t dt ऐसा कुछ करेंगे। तो हमारा किसी भी फंक्शन का, x फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो है वह निकल कर चला आएगा। तो इसी प्रकार से हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो हम V एवरेज निकालना चाहते हैं। तो V एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम लेना होगा। तो यहाँ पर तो टाइम हमारा सेकंड में है नहीं, हमारा टाइम किस में है, एंगल में है। तो एंगल में है तो हम सेकंड तो ले नहीं सकते हैं, यहाँ पाई के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं π/2, इसको हम बोल सकते हैं पाई, इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई।
तो हम सबसे पहले जो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं वह हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट वन फुल साइकिल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या कंडीशन होगा। तो पहले जो हम निकाल रहे हैं वह किसके लिए निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हाफ साइकिल का वी एवरेज हम निकालना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 टाइम से लेकर पाई टाइम तक निकालना चाह रहे हैं। तो हमारा टाइम यहाँ पर क्या हो गया, 1 टाइम की जगह पर मैंने पाई रख लिया, मेरा हो गया 1/पाई। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम कहाँ से लेकर चल रहे हैं, 0 से पाई टाइम पर लेकर चल रहे हैं। फिर एक्स टी फंक्शन के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, अपना Vm साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी लिख देते हैं। ओके, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से निकलेगा 1/पाई और ये Vm साइन ओमेगा टी है। तो Vm तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, हम लिख देते हैं माइनस Vm कॉस ओमेगा टी। ओके, साइन ओमेगा टी को हम इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा टी में, तो यह क्या बन जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाता है। तो मैंने कर दिया इसको। अब मेरा यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ 0 से पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 2Vm/पाई, कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो 2/पाई यहाँ पर हो गया। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 0.637 Vm, यह निकल कर चला आया। तो यह हमारा क्या हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया एसी करंट का। वोल्टेज के लिए मैंने निकाला, इसी तरीके से हम करंट के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर हमको करंट के लिए कहना है तो हम क्या कहेंगे, हम कुछ इस प्रकार से कह देंगे आई एवरेज इज इक्वल टू 2Im/पाई, या फिर हम कह सकते हैं 0.637 Im, ऐसा कह सकते हैं। ये Im क्या है, ये वाला पिक वैल्यू है। ठीक है, ये वाला पिक वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसका वैल्यू जो है वह निकाल लिया। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसी तरीके से हम पी एवरेज भी निकाल सकते हैं। पी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 2Pm/पाई हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला है, हाफ साइकिल के लिए निकाला है। अगर आप यही काम फुल साइकिल के लिए करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई करना पड़ेगा। अब 0 से 2 पाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको चेक कर लेंगे, आपको वैल्यू क्या आएगा फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए जो V एवरेज का वैल्यू आएगा वह क्या होगा, 0 होगा। आप इसको चाहे तो आसानी से चेक कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला में डालकर 0 से 2 पाई करके डालेंगे तो आपको V एवरेज जो है वह 0 दिखाई दे जाएगा। ओके, तो क्लियर है, समझ चुके हैं आप कि हम लोग एवरेज वैल्यू कैसे निकाले एसी करंट का। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हमारा यह क्या है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, टाइम वेरिंग सिग्नल है। तो टाइम वेरिंग सिग्नल है तो इसका क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बदलते जा रहा है। तो हमको एवरेज वैल्यू निकालना इसका जरूरी है। तो एवरेज वैल्यू निकालना जरूरी है। तो इसका हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, VA इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए तो नेक्स्ट चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं RMS वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं RMS वैल्यू ऑफ एसी करंट, RMS वैल्यू। तो यह RMS का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, कुछ इस तरीके का RMS का फुल फॉर्म हो गया रूट मीन स्क्वायर। तो अब देखिए
आखिर हमें आरएमएस वैल्यू निकालने का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो जब हमने एवरेज वैल्यू निकाला तो एवरेज वैल्यू जब हम फुल साइकिल का निकाले तो हमको क्या आया? 0 आया। इफेक्टिव उसका क्या आ गया? वैल्यू हमको 0 आ गया जब हम एवरेज वैल्यू निकाले तो ये तो गड़बड़ हो गया। हमने एवरेज वैल्यू निकाला और फुल साइकिल का निकाला तो वह 0 आ गया। हाफ साइकिल में तो ठीक से बता रहा है, लेकिन फुल साइकिल में क्या कर दे रहा है? गड़बड़ कर दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ? जब किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को, एसी करंट को हीट में कन्वर्ट किया। ओके, तो हीट में कन्वर्ट किया तो जितना एनर्जी उसने खर्च किया और उतना हीट एनर्जी उसको मिला। तो जब उसने कंपैरिजन किया तो उसको पता चला कि जितना एनर्जी उसने खर्च किया एक तरीके से, उतना हीट एनर्जी उसको नहीं प्रोड्यूस होकर आया। तो एवरेज वैल्यू के हिसाब से वह जब चेक किया, जैसे कि मैं अगर कर दूं, लिखूं आई एवरेज आई स्क्वायर आर टी, ओके, कुछ इस तरीके से। तो कुछ यह फॉर्मूला जब वह इस्तेमाल किया, कहने का मतलब है कि जब एसी करंट वह क्या किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसके बाद वह चेक किया कि उसको कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होकर मिला और वह कितना करंट खर्च किया था। तो दोनों चीज़ जब वह चेक किया एवरेज वैल्यू के हिसाब से तो उसको करेक्ट वैल्यू नहीं आया। तो करेक्ट वैल्यू नहीं आया तो फिर वह फंस गया। तो इसीलिए उसने क्या किया, एक स्पेशल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसने लेकर आया। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे कि हमारा क्या है, यह मीन है, मध्य वैल्यू है। अगर मैं लिखूं इस तरीके से 1 2 3, तो यहाँ ये 2 हमारा क्या हुआ, ये मध्य वैल्यू हुआ। तो इसने क्या किया, इसी मध्य वैल्यू को ले लिया और इसको इसने क्या कर दिया, रूट कर दिया और फिर इसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये एक मैथमेटिक्स का टर्म है जिसमें एरर को घटाने के लिए हम लोग इस तरीके का काम करते हैं। तो उसने कुछ यही टेक्टिक्स लेते हुए अपने एसी करंट का एक्यूरेट इफेक्टिव वैल्यू तक पहुंचने के लिए उसने आरएमएस वैल्यू का निर्माण किया। तो 2 कारण हो गए यहाँ पर। एक कारण तो हो गया कि एवरेज वैल्यू जो हमने निकाला वह फुल साइकिल पर काम नहीं कर रहा है, 0 वैल्यू दे दे रहा है। और दूसरा हो गया कि जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देखा गया तो दोनों तरफ का एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर एवरेज वैल्यू के अनुसार फिर गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, आरएमएस वैल्यू का उन्होंने निर्माण किया। तो मैं यहां पर लिख दूं स्टेटमेंट, एज द इफेक्टिव वैल्यू of a sine wave is 0 for the entire cycle, hence to get the effective value we compute the capability of sine wave in terms of heating power। ओके, क्लियर है? मैंने यह स्टेटमेंट लिख दिया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो अब अगर हमको किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालना होगा तो मैंने क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैंने आपको बताया। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना 1/t 0 से t xt स्क्वायर dt और इसका मीन। ओके, ये फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर देते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने रूट कर ही दिया, स्क्वायर कर ही दिया, और यह मैंने मीन भी इसका हम निकाल ले रहे हैं। तो अगर हम किसके बारे में बात करें, अगर वोल्टेज के बारे में बात करें और हमें वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू मालूम करना है तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे। हमारा टाइम, अब हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा फुल साइकिल ले लेते हैं। तो 2 पाई ले लेते हैं, 0 से 2 पाई ले लेते हैं, Vm साइन ओमेगा टी को क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और डी ओमेगा टी कर देते हैं। ओके, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर हमें आएगा कुछ इस प्रकार से। मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ, आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई, तो Vm स्क्वायर, तो Vm स्क्वायर को हम बाहर कर देते हैं इधर, Vm स्क्वायर बच गया साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमको आएगा, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमको इंटीग्रेट करने में आसानी हो। 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2, और हमारा डी ओमेगा टी तो है ही। ये कुछ मैंने कर लिया, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूँ, हमको जो वैल्यू आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा, Vm स्क्वायर बटा 2 रूट अंडर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा Vm बटा रूट 2, यानी कि हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वह 0.707 Vm हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, आरएमएस वैल्यू निकल गया। तो आरएमएस वैल्यू हम क्यों निकाले, आरएमएस वैल्यू का क्या महत्व है यह भी आप समझ गए, और एवरेज वैल्यू हमारा क्या है वह भी आप समझ गए। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब तो यह बात क्लियर हो गया कि एवरेज वैल्यू में कुछ कमी था, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ा, आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ा। तो एवरेज वैल्यू में आखिर कितना कमी था आरएमएस वैल्यू के कंपैरिजन में, यह भी बात जो है हमें जानना जरूरी हो गया। तो आखिर एवरेज वैल्यू में कितना कमी था आरएमएस वैल्यू के कंपैरिजन में, तो यह बात जानने के लिए हम लोग क्या किए, एक फॉर्म फैक्टर करके निकालें। तो चलिए मैं बताता हूँ यह फॉर्म फैक्टर हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो यह बात क्लियर है कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या है, डिफरेंस हो रहा है। तो कितना डिफरेंस हो रहा है यह बात जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म फैक्टर निकाल देते हैं। तो फॉर्म फैक्टर क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स, मैं लिख देता हूं डिफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज in configuration of periodic wave। ठीक है, तो यह फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, it is defined as the ratio of
RMS एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला के अनुसार डिफिनेशन। तो अगर फॉर्म फैक्टर को हम एफ साइन से डिनोट कर दें तो क्या हो जाएगा, VRMS बटा V एवरेज हो जाएगा। तो अब देखिए VRMS हमने निकाल रखा है, तो VRMS हमारा क्या होगा, 0707 VM होगा। और एवरेज भी वैल्यू निकाल कर रखा है, तो एवरेज वैल्यू हमने क्या निकाला था, 0.637 VM निकाला था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको फॉर्म फैक्टर जो है कुछ इस प्रकार से 1.11 चला आएगा। ओके, तो क्लियर है कि RMS वैल्यू क्या हुआ, एवरेज वैल्यू क्या हुआ और फॉर्म फैक्टर क्या हुआ। तो हम जल्दी से इस पर कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि आप कंसेप्ट को समझ जाएं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे थे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप देख रहे हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। ए वोल्टेज वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू 200 साइन 314t, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कोई वोल्टेज वेव है, उसका इक्वेशन दिया गया, कुछ इस इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको पता करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, RMS वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 0.5 सेकेंड क्या होगा। तो देखने में तो यह क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन काफ़ी आसान है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि देखिए कितना आसान तरीके से इस बड़े से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। दिया क्या है, दिया है कि V इज इक्वल टू 200 साइन 314t, यह दिया है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं हम कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं VT इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, VM साइन ओमेगा t, कुछ यही फॉर्मूला हमारा होता है। तो यह VM के जगह पर कौन है, 200 है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका, 200 हो गया। तो इसका मतलब हमारा पहले वाले का आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू VM इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 200 वोल्ट हो गया। देखें काफ़ी आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ बी नंबर में हमको क्या निकालना है, RMS वैल्यू निकालना है। तो RMS वैल्यू, ठीक है, तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है, VRMS इज इक्वल टू होता है VM बटा √2। तो VM का वैल्यू हमको मालूम चल गया है 200 और √2, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 141.4 वोल्ट आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। सी नंबर में बोल रहा है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, V एवरेज इक्वल टू होता है 2VM बटा पाई। ओके, हाफ साइकिल के लिए हम निकाल लेंगे, फुल साइकिल का निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका क्या हो जाता है, 0.637 VM हो जाता है। तो VM फिर से हम 200 रख दिए तो हमको क्या निकल कर आ जाएगा, 127.4 वोल्ट। देखिए निकाल दिए मैंने, RMS वैल्यू भी निकल गया, एवरेज वैल्यू भी निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी निकाल ले, चलिए तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/T होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम तो बात करेंगे ओमेगा और 2 पाई के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी का मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम फॉर्मूला रख लेंगे ओमेगा बटा 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 314 और 2 पाई, ये देखिए ओमेगा के जगह पर कौन है, 314 है, देख रहे हैं आप। मैंने इसीलिए लिख दिया 314। तो 314/2 पाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 50 हर्ट्ज चला आया। ओके, देख लीजिए क्या आ गया, 50 हर्ट्ज चला आया। जी हाँ, यही वह करेंट है। ये 200 साइन 314t, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है
इसका क्या फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 50 हर्ट्ज आ रहा है। तो यही वह रियल करंट है जो हम लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। उसी का हम लोग आरएमएस वैल्यू भी निकाले हैं, एवरेज वैल्यू भी निकाले हैं और वीएम भी निकाले हैं। ओके, क्लियर है। चलिए तो फटाफट हम टाइम पीरियड भी निकाल लें इसका। तो चलिए इसका हम तेजी में टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। तो ई नंबर में हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है। तो मैं 1/50 कर लेता हूँ, यानी कि 0.02 सेकेंड। तो यानी कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसका एक साइकिल जो है वह 0.02 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। इस पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें बनती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलिए बता देता हूं कि ये करंट हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ यूं हुआ। ओके, तो ये हम लोगों के एसी करंट जो है एक बार 0 यहाँ पर हो गया, एक बार 0 यहाँ पर हो गया, एक बार 0 यहाँ पर हो गया। क्लियर है। तो हम लोगों का एसी करंट जो है वह बार बार 0 हो जाता है। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारा करंट का वैल्यू 0 हो गया। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो अब देखिए हम लोग अपने एसी करंट को क्या कर रहे हैं, एसी करंट से हम लोग अपने घर में बल्ब को जला रहे हैं। तो यह एसी करंट क्या हो जा रहा है, हर एक 0.02 सेकेंड पे एक बार 0 हो जा रहा है कि नहीं। एक बार क्या, बल्कि 2 बार 0 हो जा रहा है। एक बार तो यहाँ 0 हो गया, एक बार यहाँ 0 हो गया। तो यानी कि ऐसे समय में करंट का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है। तो करंट का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है, यानी कि बल्ब क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, यह बल्ब जो है हमारा यह बंद ही हो जा रहा है। ठीक है, ये बल्ब जो है जब 0 पर हमारा साइकिल पहुंच रहा है तो यह बल्ब जो है यह जलना बंद कर दे रहा है, और फिर जैसे 0 से बढ़ रहा है तो यह बल्ब जो है वह जलना शुरू हो जा रहा है। अब मैं यह क्या बात कर रहा हूँ, जी हाँ, तो बिल्कुल सही। तो यह इतना फास्ट तरीके से हो रहा है, इस बल्ब का बंद होना और शुरू होना इतना फास्ट तरीके से हो रहा है कि हमारी आंखें जो है वो इस बात को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हैं। हम लोगों को यह चीज़ जो है वह पता नहीं चल रहा है। तो चलिए ये बात मैंने आपको बताया। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 0.5 सेकेंड बोला जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 0.5 सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है कितना पर, 0.5 सेकेंड पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, 200 साइन ओमेगा का वैल्यू है 314 और टी के जगह पर लिख देता हूँ 0.5 सेकेंड। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आपको निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 0.5 सेकेंड हो जाएगा।